अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन और बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के लास्ट यूनिट जो कि हमारे साथ यूनिट नंबर 8 न्यूक्लिक एसिड है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे साथ जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें से एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हमारे साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव है जिसको आज हम अपने लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे वो आपके सामने मौजूद है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के हवाले से और फिर हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड पर बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के हवाले से हमारे साथ जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री से मुराद ये है कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे साथ जो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, मुख्तलिफ हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम न्यूक्लियोटाइड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने ताकि हर एक चीज़ की आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के हवाले से अगर आपको यूनिट नंबर 3 याद हो या यूनिट नंबर 2 याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ 4 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि लिविंग बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, जिसमें पहला जो मैक्रोमोलिक्यूल है ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, तो वो क्या है, वो आपके पास प्रोटीन है। दूसरे नंबर पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपके पास लिपिड्स आते हैं और चौथे नंबर पर आपके पास न्यूक्लिक एसिड आता है। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये हमारे साथ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो कि हमारे बॉडी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। इसका काम अगर मैं जनरली आपको बताऊं इसके फंक्शन के हवाले से, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये कलेक्टिवली हम डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को ये स्टोर रखती है, उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर इसी तरह से यही इंफॉर्मेशन जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुई होती है, तो इसको एक्सप्रेस करने में भी इन न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड ये हमारे साथ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में, इसके साथ साथ उसको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट करने में, और फिर इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस करने में इन्हीं न्यूक्लिक एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल से मुराद ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। They are composed of nucleotide which consist of a sugar molecule, ribose or deoxyribose, a phosphate group and a nitrogenous basis जिसमें आपके पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आ जाता है।
अच्छा जी, यहाँ पर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो है ये किस चीज़ से बने हैं या बनते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड जो है किस चीज़ से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक आपके पास 5 कार्बन पेंटोज शुगर होता है डीएनए में, उस शुगर मॉलिक्यूल को हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और आरएनए में उस शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो फॉस्फेट ग्रुप है, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो नाइट्रोजीनस बेसिस है, जिसमें आपके पास डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन आते हैं, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह क्या आते हैं, यूरेसिल आते हैं। तो ये बातें जो है आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है, अपने साथ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम में इसके हवाले से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बेसिकली हमारे साथ 2 मेन टाइप है। एक हमारे साथ डीएनए होता है जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा हमारे साथ आरएनए होता है जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। DNA carries the genetic instruction for the development, functioning, growth and reproduction of all known organism and many viruses। DNA में क्या होता है, DNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी वायरसेस है, तो उसके डेवलपमेंट, उसके फंक्शनिंग, उसकी ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के हवाले से DNA में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, जबकि आपके पास जो आरएनए होता है, सो आरएनए ऑन द अदर हैंड प्ले अ वेरियस रोल इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जबकि आरएनए का काम ये होता है कि ये क्या करती है, मुख्तलिफ डीएनए से हमारे साथ जो कोडिंग हुई होती है या जो ऑर्डर्स होते हैं, उस ऑर्डर को कोड करना, उसको डिकोड करना, फिर उसकी रेगुलेशन करना, फिर उस जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक्सप्रेशन करना, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम आरएनए करता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट मेक अप न्यूक्लिक एसिड। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। तो यहाँ पर अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड ये हमारे साथ क्या है? A nucleotide is made up of 3 parts that are attached by bonds. The 3 parts are a phosphate group, a 5 carbon sugar and a nitrogenous base. अभी स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ वो चीज़ है जिससे हमारे साथ क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज़ से बने हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है ये खुद हमारे साथ फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन पेंटोज शुगर से बनते हैं, और इसके साथ साथ जो तीसरा कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजीनस बेस। सो फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन पर मुश्तमिल जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजीनस बेस, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाती है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके क्या करती है, एक लार्ज पॉली चेन बनाता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, डीएनए या आरएनए कहते हैं। So a nucleotide is a molecule that serves the basic building block of nucleic acid such as DNA and RNA. Each nucleotide is composed of 3 main components. ये बात तो आप लोग 2-3 दफ़ा अब तक सुन चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो है ये DNA और RNA के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि RNA और DNA किस चीज़ से बनते हैं? RNA और DNA जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, तो
उससे हमारे साथ क्या बनता है, डीएनए और आरएनए बनते हैं। और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड बताते खुद 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं और वो ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। इसमें जो पहला कंपोनेंट है मिसाल के तौर पर नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है? नाइट्रोजीनस बेसिस अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में नाइट्रोजीनस बेसिस में एक आपके पास एडेनिन आता है, एक गुआनिन आता है, एक साइटोसिन आता है और एक थायमीन आता है। डीएनए में आपके पास ये 4 नाइट्रोजीनस बेसिस मिलेंगे। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में आपके पास पहले जो 3 नाइट्रोजीनस बेसिस है ये मिलेंगे, लेकिन जो चौथा नाइट्रोजीनस बेस है थायमीन, ये आपको नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको जो है आरएनए में यूरेसिल जो है दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आरएनए में थायमीन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा, जबकि डीएनए में जो है आपके पास यूरेसिल की जगह क्या होगी, थायमीन होंगी। ठीक है, और ओकेजनली अदर बेसिस इन सर्टेन टाइप ऑफ आरएनए। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम क्या कहते हैं, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं। 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर डीएनए में हम इस 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डीएनए में ये हमारे साथ क्या होता है, डिऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल होता है। जबकि आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में ये 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल हमारे साथ राइबोज शुगर होता है। ठीक है, राइबोज शुगर, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। सो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम्स एंड लिंक द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। फॉस्फेट ग्रुप जो है, इस फॉस्फेट ग्रुप में हमारे साथ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे के साथ जो है लिंक होकर न्यूक्लियोटाइड के लिए एक बैकबोन बनाता है। ठीक है, और यही बैकबोन जो है फिर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। इसी बैकबोन से फिर न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे साथ क्या होते हैं, बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों की समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आप लोगों को कोई पॉइंट जो है आपको कंफ्यूज कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि when nucleotides are linked together through a phosphodiester bonds, they form long chain which are the backbone of DNA and RNA molecule। अब यहाँ पर एक और MCQs एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाती है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाती है जिसके बेस पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाती है, तो वो आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनती है जिसके ज़रिए 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 या 3 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और इसी तरह से डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के लिए एक बैकबोन के तौर पर रोल प्ले करता है। सो दिस चेन सर्व एज द बेसिस फॉर स्टोरिंग ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो बेसिस है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ये जो चेन हमने डिस्कस किए, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको ट्रांसमिट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस आर डिवाइडेड इनटू पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। इसी तरह से जो नाइट्रोजीनस बेसिस है इसकी भी फिर क्लासिफिकेशन हुई है। नाइट्रोजीनस बेसिस जो है ये 2 क्लासेस में इसकी डिवीजन हुई है। पहला जो क्लास है इसको हम पायरिमिडीन कहते हैं, दूसरा जो क्लास है इसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। सही है। पायरिमिडीन की अगर हम बात करें तो पायरिमिडीन क्या है, पायरिमिडीन ये हमारे साथ एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अगर आप इसको देखें तो सिमिलरली आपको बेंजीन और पायरिडीन की तरह जो है शेप स्ट्रक्चर में आपको
मिलेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो नाइट्रोजन एटम जो है वो पोजीशन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर क्या हुए होते हैं, फिक्स हुए होते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर में। अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 1 पर एक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हुआ है। ठीक है, और कार्बन नंबर 3 पर दूसरा नाइट्रोजन जो है ये फिक्स हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम पायरिमिडीन कहते हैं। पायरिमिडीन क्या है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि बिल्कुल बेंजीन और पायरिमिडीन की तरह जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों ने जो है याद रखना है ये बातें। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी क्लास है उसको हम प्यूरीन कहते हैं। ठीक है, प्यूरीन ये भी हमारे साथ एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमारे साथ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पायरिमिडीन रिंग। इसमें पायरिमिडीन रिंग होता है जो कि अमीडाजोल रिंग के साथ क्या हुआ होता है, फ्यूज़ हुआ होता है, ज्वाइन हुआ होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ पायरिमिडीन रिंग है और ये हमारे साथ अमीडाजोल रिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, फ्यूज़ हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्यूरीन कहते हैं। 3 न्यूक्लियो बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे साथ जो 3 न्यूक्लियो बेसिस या नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक आपके पास क्या है, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल ये आपके पास किसके डेरिवेटिव है, ये आपके पास पायरिमिडीन के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि पायरिमिडीन से ये साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल क्या होते हैं, बनते हैं। आपको नीचे स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास थायमीन का स्ट्रक्चर है और ये आपके पास यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये आपके पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स है, पायरिमिडीन से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, जबकि जो दो हमारे साथ नाइट्रोजिनस बेसिस रह जाते हैं, जिसमें एक आपके पास एडेनिन और दूसरा आपके पास गुआनिन है, तो ये प्यूरीन के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब ये प्यूरीन से बनते हैं। यहाँ पर आप एडेनिन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और गुआनिन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इसको अपने साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ये वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ लेक्चर के फॉर्म में, जो कि आपके केएमयू के आने वाले एग्ज़ाम में आपको पेपर में दिखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें नोट डाउन किया करें। फिर अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स ये क्या है, इसको अब हम समझेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोज एमाइन consisting of a nucleobase bound to a ribose or deoxyribose sugar via a beta glycosidic linkage। न्यूक्लियोसाइड जो है ये हमारे साथ ग्लाइकोसामीन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइल एमीन्स होते हैं। ग्लाइकोसाइल एमीन्स होते हैं जिसमें ये क्या करते हैं, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ इसने क्या की होती है, बॉन्डिंग बनाई हुई होती है। किस चीज़ के ज़रिए, किस बॉन्ड के ज़रिए, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए ये न्यूक्लियोसाइड जो है डीएनए के डिऑक्सीराइबोज और आरएनए के राइबोज शुगर के साथ इसने क्या की होती है, बॉन्डिंग बनाई हुई होती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल में देखें, न्यूक्लियोसाइड्स की एग्ज़ाम्पल देखें तो साइटिडीन हो गया, ठीक है, यूरिडीन हो गए, एडिनोसिन हो गए, इसी तरह से ग्वानोसिन हो गए, थायमिडीन हो गए और आइनोसिन हो गए। ये क्या है, ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स है। ये हमारे साथ न्यूक्लियोसाइड्स के एग्ज़ाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूक्लियोसाइड्स की डिफिनीशन की समझ भी आप लोगों को आ गई होगी। यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आप लोगों को
समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ अगर प्यूरिन या पायरिमिडीन हो तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एडिनोसिन का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर इमिडाज़ोल रिंग के साथ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन नंबर 3 पर जो नाइट्रोजन है इसके साथ अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की हो तो इससे क्या बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की हो, ठीक है, तो इससे आपके पास ग्वानिन बनेगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है तो साइटोसिन बनेंगे। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है तो यूरेसिल बनेंगे। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की है तो थायमीन बनेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह जो है, अगर इसकी जगह इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह आपके पास यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर जो है आपके पास राइबोज एक्स की जगह अगर यहाँ पर राइबोज शुगर जो है वो बॉन्डिंग कर ले तो इससे फिर ये चीज़ें नहीं बनेंगी जो कि अब बनी है, बल्कि इससे जो है आपके पास ये चीज़ें बनेंगी। देखिए, अगर एडेनिन में राइबोज जो है एक्स की जगह राइबोज शुगर बॉन्ड बना ले तो इससे एडिनोसिन बन जाएगा, ठीक है, एडेनिन की जगह एडिनोसिन बन जाएगा। फिर इस दूसरे में ग्वानिन की जगह ग्वानोसिन बन जाएगा। तीसरे में साइटोसिन की जगह साइटिडीन बन जाएगा। इसी तरह से यूरिडीन, इसी तरह से थायमिडीन। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी तरह से अगर राइबोज शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जो है बॉन्ड कर ले, बॉन्ड बना ले, तो इससे फिर क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। अगर ग्वानिन के साथ एक फॉस्फेट बॉन्ड बना ले तो इससे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बनेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को इस पर थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, थोड़ा जो है इस पर आप लोगों ने कंसंट्रेशन जो है वो देनी होगी, तभी आप लोगों को इसकी समझ आएंगी, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स के इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे, इसकी अहमियत के हवाले से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये हमारे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके साथ साथ सर्व टू कैरी पॉकेट ऑफ एनर्जी विद इन द सेल्स, और इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या करती है, ये अपने साथ एनर्जी को भी स्टोर रखती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ ग्वानो मोनोफॉस्फेट या ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में अपने साथ एनर्जी भी स्टोर रखती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आपके पास एडिनोसिन ग्वानो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिटिडीन ट्राइफॉस्फेट हो गए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स प्ले सेंट्रल रोल इन द मेटाबॉलिज्म। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है मेटाबॉलिज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, न्यूक्लियोटाइड जो है इससे जो है हमारे साथ न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं प्लस ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। तो जब ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है तो इसके बॉन्ड जब टूटते हैं तो इस बॉन्ड के टूटने के साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही एनर्जी जो है फिर मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है, जिससे मज़ीद मोर एनर्जी जो है हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फिर हम अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत हो। इन एडिशन न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट इन सेल सिग्नलिंग, ठीक है, एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इन इम्पोर्टेंट कोफैक्टर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड जो है सेल सिग्नलिंग में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट हो गए, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गए, जो कि सेकेंड मैसेंजर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कोफैक्टर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कोएंजाइम ए हो गया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, इसी तरह से फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गए, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हो गए, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो गए। तो ये सारे क्या है, ये सारे कोफैक्टर है, ठीक।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स की भी 3 क्लासेस है, ठीक है। इसकी भी क्लासिफिकेशन हुई है, 3 क्लासेस है इसके न्यूक्लियोटाइड के, जिसमें एक हमारे साथ मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक हमारे साथ डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक हमारे साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। सो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। Mononucleotide. A mononucleotide acts as a single nucleotide. One of the common mononucleotide is the adenosine triphosphate. It is a nucleotide with 3 phosphate. मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के तौर पर रोल प्ले करती है। मोनो किसे कहते हैं, मोनो मीन 1, ठीक है। इसी तरह से डाई का मतलब क्या है, डाई मीन 2, डाई का मतलब क्या है, डाई मीन 2। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो, ओलिगो का नाम सुना होगा, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो का मतलब है फ्यू, मतलब कुछ, फ्यू। जबकि पोली का मतलब क्या है, पोली का मतलब है मैनी, बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी मतलब क्या, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जिसमें आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जिसमें एडिनोसिन के साथ क्या होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई होती है। सो एडिनोसिन बेस लिंक टू अ पेंटोज शुगर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एडिनोसिन। जबकि जब एडेनिन जो है या एडिनोसिन जब पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन होते हैं, अभी जो मैंने चार्ट में आपको बताया था, जब ये एडिनोसिन बेस पेंटोज शुगर के साथ क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इससे हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको फिर हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं। फिर इसी तरह से जब ये एडिनोसिन एक सिंगल फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो इससे हमारे साथ क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। अगर यही एडिनोसिन 2 फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे। अगर 3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो फिर इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे, TRI। सो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई कहेंगे, ट्राई मीन 3, सही है। अच्छा जी, दिस रिएक्शन नीड एनर्जी। अब ये जितने भी रिएक्शन होते हैं तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब ये हमारे साथ एक्टिव रिएक्शन होते हैं, ठीक है, एक्टिव रिएक्शन होते हैं। एक्टिव से मुराद ये है कि इन रिएक्शन को पूरा होने के लिए एनर्जी दरकार होती है, जबकि पैसिव रिएक्शन से मुराद ये है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड की। डाई जैसे कि मैंने आपको बताया, डाई किसे कहते हैं, डाई से मुराद 2 है, डाई मीन 2। न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। When 2 nucleotides are linked together, a structure form called dinucleotide. If the dinucleotide contain adenosine as a nitrogenous base, then it will be called adenosine dinucleotide. जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इससे हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसी डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ अगर एडिनोसिन जो है वो क्या होते हैं, एडिनोसिन एज ए नाइट्रोजीनस बेस जो है कंबाइन होता है तो फिर इससे हमारे साथ क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड इससे बनेगा। इसी तरह से जब एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये कंबाइन होते हैं मुख्तलिफ विटामिन्स के साथ, ठीक है, तो इससे एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनता है और उस इम्पोर्टेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो एंजाइमोलॉजी यूनिट जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, चैनल पर मौजूद है, उसको आप लोग देख ले तो इंशाल्लाह आपको पूरा जो एंजाइम यूनिट है उसमें पूरा एंजाइम के बारे में आपको सारा डिटेल जो है वो मिल जाएगा। सो 3 इम्पोर्टेंट कोएंजाइम हमारे साथ, जो 3 इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है हमारे बॉडी में, उसमें पहले नंबर पर आपके पास NAD आता है। NAD स्टैंड फॉर व्हाट, NAD स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, कोएंजाइम है। दूसरा जो कोएंजाइम है उसको हम NADP कहते हैं, मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और जो
तीसरा हमारे साथ को एंजाइम है, उसको हम FAD कहते हैं, विच मीन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों को जो है इन चीज़ों को अपने माइंड में क्या करना होगा, ज़हनशीन करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे यही चीज़ें पूछेंगे। एग्ज़ाम में जो है कोई आउट ऑफ कोर्स टॉपिक नहीं आता, कोई आउट ऑफ कोर्स MCQs नहीं आता। ये सारा चीज़ें जो है डिपेंड करती है आपकी स्टडी पर, कि अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है आपको पानी की तरह आसान होंगी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसको क्यों फेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बायोकेमिस्ट्री को पढ़ी नहीं होती, या उनको जो बताया गया होता है उस पर जो है अमल नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उस पेपर को क्लियर कर नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी है जो कुछ मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ उसको आप लोग सही तरीके से देखें, उसको आप सही तरीके से याद करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। असल चीज़ जो है आपके कंसेप्ट का क्लियर होना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है वही चीज़ें आप हर्फ ब हर्फ याद करें। आप लोग जो है इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? डाई मीन टू, न्यूक्लियोटाइड मीन दो न्यूक्लियोटाइड। सो जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब जब डाई न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट एक नाइट्रोजीनस बेस के साथ जो है कंबाइन होता है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर एडिनोसिन की जगह साइटोसिन हो, ठीक है, तो फिर इसको हम साइटोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर ग्वानिन हो तो फिर हम ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग थोड़ी सी कंसंट्रेशन से 1 घंटे के लिए आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुने तो इंशाल्लाह कोई भी मसला आपको नहीं होगा। अब आ जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मैंने आपको क्या कहा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, पॉली किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पॉली मीन मैनी, बहुत सारे, ठीक है। पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके पास DNA और RNA मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या होते हैं? बनते हैं। ये हमारे साथ मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। सो DNA एंड RNA molecules are polynucleotide chain. There are different types of RNA molecule. Each type performs specific function under the instruction of DNA, ठीक है। तो इसी तरह से जो RNA होते हैं, RNA के हमारे साथ बहुत सारे अक़साम हैं, जिसमें आपके पास जो 3 मेन अक़साम है RNA के वो आप लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो कि DNA के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या करती है? अपना रोल प्ले करती है। सो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप। न्यूक्लिक एसिड के हमारे साथ 2 टाइप है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था DNA स्टैंड फॉरवर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये किस चीज़ से बना होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जबकि RNA स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये किस चीज़ से बनते हैं? ये राइबो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस बायोकेमिस्ट्री के कोर्स को हम इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग का कोर्स ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। हेल्थ असेसमेंट के भी 1 या 2 यूनिट रहते हैं, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो बाकी रह जाता है आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट और आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर और इंग्लिश को भी हम इंशाल्लाह 2-3 दिनों में फिर हम कवर कर लेंगे। सो आपके एग्ज़ाम के आने तक हम मुकम्मल प्रिपरेशन कर चुके होंगे। अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइम से पहले हो जाएंगी और आप लोगों के पास रिवीजन के लिए फिर टाइम भी बच जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर आप लोगों को समझ आई हो, अगर आप लोगों को जो है पसंद आई हो, तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह।